नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि निफ्टी 50 में आगे आने वाले कुछ समय में किस प्रकार का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्या हमें मार्केट से एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। निफ्टी के टॉप 10 वेटेज वाले जो स्टॉक्स हैं वहां पर हमें क्या दिखाई पड़ता है, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट हमें प्लान करना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में चर्चा करते हैं। रिलायंस के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि रिसेंटली हमें 2860 के लेवल से शार्प गिरावट देखने को मिली। 2400 के आसपास सपोर्ट लिया, वहां से एक शार्प बाउंस बैक देखने को मिला, वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। 2800 के आसपास ट्रेड किया और रिसेंटली हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। लेवल्स आपके सामने है 2750 से करके 2850 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस का जोन है। पहले भी यहाँ पर ऑल टाइम हाई बना था, यहां पर फिलहाल इसने रिसेंटली ऑल टाइम हाई बनाया है और फिलहाल उसी ऑल टाइम हाई के आसपास एक हमें रिसेंट पीक यहां पर बनता हुआ नजर आता है। तो एक रेजिस्टेंस जोन आपके सामने है 2750 से 2850 का जोन। अब सपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। सपोर्ट देख सकते हैं 2370 से 2450 के आसपास का एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहां पर पहले एक रेंज में ट्रेड किया था, यहां से रेजिस्टेंस लेकर ये नीचे गया था। पहले भी हमें ये लेवल्स कंफर्म होते हुए यहां पर नजर आते हैं और रिसेंट जो लो बना था वो भी यहां पर लो है। तो ये एक हमारी रेंज हो जाता है जो कि हमारा सपोर्ट रेंज है। वीकली चार्ट पर एक बार देख लेते हैं। वीकली चार्ट पर भी हमें ये कंफर्म होता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट पर हमें यहां पर नजर आता है शार्प गिरावट के बाद एक शार्प बाउंस बैक देखने को मिला। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे एक बहुत ही अच्छी कैंडल यहां पर बनती हुई नजर आई। भले ये रेड कैंडल है लेकिन नीचे के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिला है। तो ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्री काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। निफ्टी की जो हालत फिलहाल दिखाई पड़ती है उस हिसाब से रिलायंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस प्रकार से HDFC बैंक, TCS ये सारे शेयर्स अपने ऑल टाइम हाई से 15, 20, 25% नीचे आ चुके हैं। अगर सेम हालत रिलायंस इंडस्ट्री की रहती तो निफ्टी ऑलरेडी 15,000 या उसके नीचे भी चला गया होता। तो फिलहाल निफ्टी में जो थोड़ी बहुत भी स्ट्रेंथ चल रही है वो रिलायंस इंडस्ट्री की वजह से है। तो यहां पर करना क्या चाहिए? तो एज ए इन्वेस्टर मेरे हिसाब से मैं ज्यादा यहां पर इंटरेस्टेड नहीं हूं खरीदारी करने के लिए, क्योंकि मार्केट इतना नीचे है। इतने दूसरे अच्छे स्टॉक्स मुझे अगर अच्छे नीचे के लेवल पे मिल रहे हैं तो जबरदस्ती में रिलायंस में इस वक्त निवेश नहीं करना चाहूंगा जब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है। भले ये स्टॉक स्ट्रांग है, क्योंकि इन्वेस्टिंग करना है तो आपको मौका हमेशा मिलता है। जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब भी देखिए रिलायंस में आपको मौका मिला, यहां पर ये गिरावट मिली, ये गिरावट मिली, तब मार्केट में इतनी गिरावट देखने को नहीं मिली थी। तो इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्री में मेरे हिसाब से खरीदारी की कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे पर्सनली नजर नहीं आती है। एज अ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो आपको अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं। रिसेंटली ये लेवल भी मिला ही था, तो इस प्रकार से नीचे के लेवल मिल जाते हैं। कोई भी स्टॉक हो, कितना भी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, अपने ऑल टाइम हाई से आपको 15-20% के करेक्शन पे मिल ही जाता है। 6 महीने 1 साल वेट करना पड़ता है, लेकिन अच्छे लेवल पे स्टॉक मिल जाता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री में फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज नज़र नहीं आती है। अगर आपको ये 2370, 2460 का लेवल नज़र आता है तो यहाँ पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। अब चर्चा करते हैं HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक में आप देख पाएंगे 1300 के आसपास सपोर्ट लाया, एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिला। 1700 के तक चला गया था, मर्जर की न्यूज आई थी, लेकिन फिर से गिरावट देखने को मिली। सेम लेवल पर ये वापस आ गया, एक रेंज में ट्रेड किया, एक शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट हुआ, इमीडिएट रेजिस्टेंस से हमें ये वापस नीचे आता हुआ नजर आया। तो यहां पर जो लेवल्स नजर आते हैं, रेजिस्टेंस का जोन अप्रोक्सीमेटली 1400 से करके 1420 के आसपास हमें रेजिस्टेंस नजर आता है और सपोर्ट है 1280 से करके 1300 के आसपास का हमें सपोर्ट नजर आता है। वीकली चार्ट पर एक बार देख लेते हैं। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहां पर एक ऑल टाइम हाई भी था, प्रीवियस ऑल टाइम हाई। जब ये ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ये सपोर्ट बन चुका है। यहां पर ऑलरेडी एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार स्टॉक हमें वहीं पर आता हुआ नजर आता है। मंथली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। मंथली चार्ट में आप देख पाएंगे फिलहाल यहां पर वीकनेस देखने को मिल रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल पे पहले अच्छा बाउंस बैक आया, यहां पर ऊपर गया था, लेकिन ये कैंडल आप देखिए कितनी वीक है, ऊपर के लेवल से कितना बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। यहां से जो बाउंस बैक आया ये कैंडल का, ये काफी ज्यादा कम बाउंस बैक था, वापस आपको यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो HDFC बैंक में अगर हमें काम करना है, यहां पर निवेश करना है, तो हमारी प्लानिंग इस प्रकार से होनी चाहिए कि अगर आपने यहां पर खरीदा या फिर यहां पर खरीदा
तो अभी खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि 2 साल के बाद ये वापस लेवल आया, 1 साल के बाद आया है, 1-2 महीने मुश्किल से हुए हैं, वापस सेम लेवल पे मिल रहा है। तो यहां पर आपको कोई टाइम करेक्शन देखने को नहीं मिला है, और प्राइस करेक्शन तो ऑफकोर्स यहां पर ये लेवल से तो हुआ ही नहीं है, सेम लेवल पे यहां पर बात हो रही है। तो अगर यहाँ पे आपने सफिशिएंट क्वांटिटी खरीद ली है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर बिल्कुल नहीं खरीदा है तो ऑफकोर्स ये अच्छा लेवल है जहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। बाय चांस ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर आता है तो स्टॉक में गिरावट हो सकती है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर खरीदा है तो फिर से खरीदने का कोई सेंस नहीं बनता है। 1200 तक स्टॉक आपको आता हुआ नजर आ सकता है, तो ये मेंटल प्रिपरेशन यहाँ पर रखने की जरूरत हो जाती है। इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। अगर ये 1400 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो यहाँ पर आपको बुलिशनेस वापस बढ़ती हुई नजर आ सकती है और स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल यहां पर मार्केट में वीकनेस है, लोअर साइड पर यह सपोर्ट अभी वीक हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी यहां पर वीकनेस की थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है। इन्फोसिस के बारे में चर्चा करते हैं। इन्फोसिस में आप देख पाएंगे यहाँ पर रिजल्ट्स आए, बड़े गैप डाउन के साथ आपको गिरावट देखने को मिली। ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है, आपको गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आई। 1400 के आसपास सपोर्ट लिया, बाउंस बैक आया, लेकिन 1550 से रेजिस्टेंस लेकर आपको वापस ये स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आता है, उसी लेवल पर आ चुका है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे एक शार्प सेल ऑफ हमें इस लेवल से देखने को मिला। फिर 1400 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पहले था, तो इसी जोन पे यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश की। अभी फिलहाल एक रेंज यहां पर बन चुका है, अभी लोअर एंड पे फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पर भी हमें सपोर्ट यहां पर क्लियरली काफ़ी अच्छा सपोर्ट नजर आता है, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पर इतना क्लियर नजर नहीं आता, जो कि हमने ऑलरेडी डेली चार्ट पे देख लिया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर मेरा मानना है स्टॉक में ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर खरीदा है तो वापस यहाँ पर खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऑफकोर्स अगर आपको खरीदना था 10 क्वांटिटी, आपने डर के मारे सिर्फ 2 क्वांटिटी खरीदी है, तो आप सफिशिएंट क्वांटिटी में खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी आपको जितना खरीदना था यहाँ पर खरीद लिया है पहले डिप पे, तो अभी रिसेंटली यहाँ पर फिर से खरीदने की जरूरत मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। मैं पर्सनली अभी फिलहाल बहुत ज्यादा यहाँ पर बेयरिश नहीं हूँ, क्योंकि आईटी सेक्टर ऑलरेडी काफी ज्यादा क्रैक हो चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर ये ब्रेकडाउन हो भी जाता है, बाय चांस ये 1400 का लेवल टूट भी जाता है, तो भी आपको यहाँ पर जिस प्रकार से ये सेल ऑफ आया है, सेम सेल ऑफ कंटिन्यू रहेगा, उसके चांसेस भी कम है। रीजन क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपोर्ट था, एक आध साल इसने यहाँ पर 6-8 महीने तक इसने अच्छा सपोर्ट बनाया। वो ब्रेकडाउन काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन था, ये तो अभी 1-2 महीने हुए हैं, तो ये अगर ब्रेकडाउन हो भी जाता है तो ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन नहीं है कि आपको इतना शार्प सेल ऑफ देखने को मिले। और नीचे के लेवल्स पे हमें मल्टीपल सपोर्ट भी फिलहाल नजर आते हैं, तो इस हिसाब से आप यहां पर अपनी खरीदारी प्लान कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करें तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि 646 के लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला, 780 तक स्टॉक गया, वापस गिरावट हुई, 674 पे सपोर्ट लिया, तेजी आई, 750 तक गया, वापस हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल आप देख पाएंगे सपोर्ट एक बार हमें ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आया और रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर नीचे शिफ्ट होते हुए नजर आते हैं। टाइप ऑफ ट्रायंगल हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है, रेंज यहाँ पर दिखाई पड़ती है। रेजिस्टेंस का जो जोन है 760 से 780 का रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस जोन मैंने कैसे निकाला, यहां पर आप देख पाएंगे यहां से नीचे आया, यहां से नीचे आया, तो दोनों के टॉप को कनेक्ट किया है और पहले भी हमें ये कंफर्म होता हुआ नजर आता है। सपोर्ट के बारे में बात करें तो 646 से 674 के आसपास का जोन है। पहला बाउंस यहां से आया था, दूसरा बाउंस यहां से देखने को मिला। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे यहां पर भी वीकनेस तो आपको दिखाई पड़ती है, लेकिन मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली कम वीकनेस आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिली है। हमने एचडीएफसी बैंक का भी चार्ट देखा, वो थोड़ा सा ज्यादा वीक यहां पर नजर आता था। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पे भी आपको थोड़ी बहुत वीकनेस तो नजर आती है, क्योंकि अभी जो कैंडल ये बन रही है, भले ही ये कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन ये आपको थोड़ी सी वीक कैंडल ही नजर आती है। एक बार यहां से बाउंस बैक आया, दूसरी बार यहां से बाउंस बैक आया, लेकिन अभी फिलहाल वापस गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये सपोर्ट आपको वीक होता हुआ नजर आता है। तो यहां पर किस प्रकार से काम करना चाहिए, अगर आप यहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग बैंक है, फंडामेंटली भी चीज़ें आपको बेहतर होती हुई नजर आई है और टेक्निकली भी सारी बैंकों में मजबूत बैंक आपको आईसीआईसीआई बैंक नजर आती है। चाहे आप कोटक को कंपेयर कीजिए, एक्सिस को, एचडीएफसी बैंक को कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पर खरीदारी की प्लानिंग इस प्रकार से होनी चाहिए कि यहाँ पर आप ये जोन में खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन रिपीट बाइंग आपको अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सपोर्ट टूटता है तो आपको अच्छी खासी गिरावट मिल सकती है। 550 तक भी ये बैंक आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो सफिशिएंट क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदा हुआ है, तो रिपीट खरीदारी
करने से बचना चाहिए, या फिर खरीदना ही है तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में रिपीट खरीदारी करनी चाहिए। HDFC लिमिटेड के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है 2100 के आसपास आया, स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आया, फिर गिरावट देखने को मिली, यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड किया, एक शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन इमीडिएट रेजिस्टेंस से हमें ये रिटर्न होता हुआ नजर आया। फिलहाल उसी लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं स्टॉक में वीकनेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अब तक हमने जो स्टॉक्स देखे वो अपने 2020 के हाई के नीचे नहीं आए थे, जबकि ये स्टॉक हमें 2020 के हाई के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। उसमें भी लोअर रेंज पे ये ट्रेड कर रहा है। 2350 के आसपास रेजिस्टेंस है और 2100 के आसपास का सपोर्ट नजर आता है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे कितनी बड़ी वीक कैंडल आपको नजर आती है और फिलहाल भी ये लोअर एंड पर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो यहां पर भी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, कंपनी अच्छी है, खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन सेम बात है भाई कि यहां पर अगर खरीदारी की है तो फिर से रिपीटेडली आपको अग्रेसिव बाइंग करने से बचना चाहिए। एक पॉइंट यहां पर यह है कि अगर आप HDFC बैंक में भी निवेश करना चाहते हैं तो भी आपको HDFC लिमिटेड के शेयर से प्रेफर करने चाहिए, क्योंकि मर्जर अनाउंस हो चुका है, रेशियो अनाउंस हो चुका है कि HDFC के 25 शेयर्स रहेंगे तो HDFC बैंक के 42 शेयर्स मिलेंगे। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, दोनों के करंट मार्केट प्राइस से कैलकुलेट कीजिए, यहां पर आपको एक बार्गेन मिल रहा है, तो यहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। TCS के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 4000 के लेवल पे डबल टॉप बनाने के बाद हमें गिरावट देखने को मिली। 3400 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, एट द एंड ये सपोर्ट हमें टूटता हुआ नजर आया, 3150 तक के गया, वहां पर एक अच्छा सपोर्ट था जहां से तेजी की शुरुआत हुई थी, तो एक बाउंस बैक आया। 3500 से वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है और लोअर रेंज पर ये ट्रेड कर रहा है। 3150 का एक सपोर्ट है और 3500 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो यहां पर भी हमें ये कंफर्म होता हुआ नजर आता है। यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, तो यहां पर एक बाउंस बैक आया लेकिन वापस ये नीचे आता हुआ नजर आया है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे हमें यहां पर वीकनेस देखने को मिल रही है। मंथली चार्ट पे ये जो बाउंस बैक था काफी ज्यादा वीक बाउंस बैक था, कोई खास यहां पर स्ट्रेंथ यहां पर हमें इस महीने दिखाई नहीं पड़ी थी और फिलहाल भी दिखाई नहीं पड़ती है। तो यहां पर हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए कि अगर आपने यहां पर खरीदा है, मैं सेम चीज रिपीट कर रहा हूं लेकिन सारे स्टॉक्स में फिलहाल ऑलमोस्ट यही सिचुएशन दिखाई पड़ती है। अगर आपने जस्ट यहां पर इस जोन में खरीदा है तो वापस यहां पर अग्रेसिवली खरीदने का मतलब नजर नहीं आता है। यहाँ पर बाय चांस ये 3150 का लेवल टूट जाता है तो 3000 का लेवल में यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3000 के जोन में स्टॉक हमें बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जहां पर अब वापस एक अच्छी सफिशिएंट क्वांटिटी में खरीदारी को प्लान कर सकते हैं। कोटक बैंक के चार्ट पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर 2200 के लेवल से गिरावट देखने को मिली, 1700 के आसपास सपोर्ट लिया, 1950 से वापस नीचे आया, कुछ महीने तक कॉन्सोलिडेट किया, एक शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट हुआ और सेम लेवल से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 1950 से करके 2000 का जोन हो चुका है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1650 से करके 1700 का जोन हो चुका है। वाइड रेंज है, मैं मानता हूं अगर हम इमीडिएट रेजिस्टेंस ढूंढने जाएंगे तो आपको यहां पर भी मिल जाएगा, लेकिन हम यहां पर होलिस्टिक व्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने यहां पर वाइड रेंज कंसीडर की है। तो फिलहाल यहां पर वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ये जो 1650 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि 2021 का ज्यादातर समय इसने इसी लेवल पे गुजारा है। यहां पर कितना कंसोलिडेट करने के बाद ये ऊपर गया था, एक अच्छा ब्रेकआउट भी हुआ था और यहां पर कंफर्मेशन भी हुआ था। ये ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा रिट्रेस करके वापस भी ऊपर गया, लेकिन ये स्टॉक वापस नीचे आ गया, सेम लेवल पे सपोर्ट ले रहा है और वापस उसी लेवल की तरफ बढ़ चुका है। तो 1650 कोटक महिंद्रा बैंक के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी था, तो ये सपोर्ट एक्चुअली वीक भी काफी ज्यादा हो चुका है और रेजिस्टेंस 1950 का ये इंपॉर्टेंट बना हुआ है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट में भी आप देख पाएंगे हमें यहां पर सेम सिचुएशन दिखाई पड़ती है। यहां पर हमें बाउंस बैक तो देखने को मिला, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी, ऊपर के साइड से सेलिंग देखने को मिली और फिलहाल ये उसके लो के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो यहां पर हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, सेम चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन यहां पर भी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, टाइम करेक्शन का मुद्दा समझना चाहिए। यहां पर देखिए मैं आपको अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझा सकता हूं। कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आपने यहां पर खरीदा है या यहां पर खरीदा है या यहां पर खरीदा है
तो आप फिर से यहाँ पर खरीद सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, इतने में 2-3 क्वार्टर निकल गए हैं, 2-3 क्वार्टर की प्रॉफिट्स यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसे टाइम करेक्शन कहा जाता है। जब टाइम लंबा हो जाता है और स्टॉक वहीं पर रहता है, अगर प्रॉफिट बढ़ गया है मतलब इसका मतलब क्या है, प्राइस वहीं पर है, अर्निंग्स बढ़ गया मतलब वैल्यूएशन सस्ता हो चुका है। लेकिन अगर आपने जस्ट यहाँ पर ही खरीदा है, फिर ऊपर गया फिर से नीचे आया, तो इसमें तो कोई ज़्यादा कोई अर्निंग्स का भी डिफरेंस नहीं आया रहेगा, एक दो महीने में क्या डिफरेंस आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं। अगर इस जोन में आपने खरीदा था, इस टाइम फ्रेम में खरीदा था, तो फिर से यहाँ पर खरीद सकते हैं। लेकिन रिसेंटली यहीं पर आपने खरीदा है तो अग्रेसिवली खरीदने से बचना चाहिए। और यहाँ पर तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल क्वांटिटी भी ऐड नहीं करनी चाहिए। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर आपने यहाँ पर सफिशिएंट क्वांटिटी खरीद ली है तो अभी के लिए आपको छोटी क्वांटिटी भी खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आता है। 2 साल का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो अगर ये लेवल टूट जाता है तो आपको एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। आईटीसी के चार्ट पर हमें नजर आता है कि रिसेंटली स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिली है और फिलहाल ये स्टॉक हमें स्ट्रांग नजर आता है। एक है रिलायंस और दूसरा है आईटीसी, ये दोनों स्टॉक्स हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नजर आते हैं। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो 280 के आसपास, 280 से 300 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट के बारे में बात करें 250 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मंथली चार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। मंथली चार्ट पर फिलहाल हमें क्या नजर आता है, तो फिलहाल हमें नजर आता है लास्ट मंथ की जो कैंडल देखने को मिली है वो ओवरऑल आपको एक अच्छी कैंडल नजर आती है। नीचे से भी थोड़ा सा आपको वीक नजर आता है, ऊपर भी वीक देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी कैंडल आपको देखने को मिली है। और ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो स्टॉक स्ट्रांग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आईटीसी ने पिछले 2-4 साल में सबको इनफ अपॉर्चुनिटीज दे दी है। और मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कोई भागकर काम करने भी नहीं वाला है कि नहीं नहीं हम रह जाएंगे, यहाँ पर खरीदना है। और यहाँ पर ऑलरेडी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो उस पर हमें फोकस करना चाहिए। ये हायर एंड पर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है, तो मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। डिफेंसिव स्टॉक है, इसलिए ऐसी मार्केट में भी आपको ये भागता हुआ नजर आया, लेकिन मल्टीपल टाइम इसके ब्रेकआउट हमें फेल होते हुए नजर आए हैं। तो अग्रेसिवली ये लेवल पे काम करने से ऑब्वियसली हमें बचना चाहिए। नीचे के लेवल्स मिलते हैं 250, 240 ये लेवल्स मिलते हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। HUL के चार्ट पर हमें पता चलता है कि 2800 के लेवल से गिरावट देखने को मिली, 1940 के आसपास सपोर्ट लिया, वहां से एक स्टेडी रैली हमें देखने को मिली है। और 2400, 2450 ये जो रेजिस्टेंस जोन है, वहां से स्टॉक हमें फिलहाल रिटर्न होता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में भी बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर फिलहाल एक गिरावट हुई और फिलहाल ये एक चैनल में हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पर हमें पता चलता है कि ओवरऑल स्टॉक में जो कैंडल हमें फिलहाल बनती हुई नजर आती है वो वीक नजर आती है, लेकिन लास्ट मंथ की कैंडल ओवरऑल स्ट्रांग देखने को मिली है। और आप देख पाएंगे 2019 में भी जिस लेवल पे स्टॉक ट्रेड करा था, उसी लेवल पे फिलहाल आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो 2-3 साल में स्टॉक ने कुछ परफॉर्म ही नहीं किया है, स्टॉक काफी ज्यादा स्लो हो चुका था। यहाँ पर मोमेंटम बन रहा था, लेकिन फिर से आपको यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिल रही थी। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा प्लान क्या होना चाहिए, अभी तो फिलहाल देखिए बीच में ट्रेड कर रहा है, ना रेजिस्टेंस के ऊपर है ना सपोर्ट के करीब नजर आता है। तो यहाँ पर अगर ये स्टॉक आपको 1950-2000 के जोन में मिलता है तो आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट यहां पर किया जा सकता है। अगर यहीं पर खरीदा है तो अच्छे लेवल पे आपने खरीदा है, आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा होगा। तो यहाँ पर बाय चांस वापस गिरावट देखने को मिलती है, थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी बहुत क्वांटिटी अगर आप थोड़ा बहुत एग्रेसिव भी होना चाहें तो भी मेरे हिसाब से इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में आपको जनरली थोड़ा डिफेंसिव माना जाता है। जब ये इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये सेक्टर कंपेरेटिवली बेटर परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा 30-40% के रिटर्न्स बनाकर देगा, लेकिन दूसरे स्टॉक्स अगर 20-25% गिर रहे हैं तो ये शायद सिर्फ 5% गिरेंगे, या फिर शायद आपको 5-10% के पॉजिटिव रिटर्न्स भी कर दे सकते हैं। इसलिए यहां पर देखिए थोड़ा व्यू बदल जाता है। यहां पर आप थोड़ा बहुत अगर एग्रेसिवली खरीदना भी चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है, क्योंकि ये सेक्टर पूरा ओवरऑल थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। L&T के चार्ट पर हमें पता चलता है कि 2000 प्लस के लेवल से गिरावट देखने को मिली और फिलहाल ये स्टॉक हमें 1500 पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। 1700 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, 1500 के आसपास का एक सपोर्ट बन चुका है। वीकली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे प्रीवियसली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसने स्ट्रगल किया था, लेवल तोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन एट लास्ट 2021 में लेवल टूट गया, थोड़ी सी रैली भी दिखाई, वापस उसी लेवल पर आ चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस तो 1700 के आसपास का हमने डिस्कस किया, यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, फिर से
यहीं से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता हुआ नजर आता है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे यहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक ये कैंडल में दिखाई पड़ता है, लेकिन फिलहाल वापस नीचे के साइड पे स्टॉक हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। स्टॉक के लिए ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि स्टॉक ने बहुत स्ट्रगल किया था इस लेवल पे और एट लास्ट यहां पर ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट करने को आया है, यहां से ऊपर जाता है तो अच्छी बात है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो स्टॉक हमें वापस ये जोन में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, ये जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो हमारा प्लान क्या होना चाहिए? हमारा प्लान ये होना चाहिए, जस्ट यहां पर खरीदा है तो वापस यहां पर नहीं खरीदना चाहिए, थोड़ी भी क्वांटिटी नहीं खरीदनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बुलिश होता है तो अलग बात हो जाती है, इसके ऊपर जाता है तो हम यहां पर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। सारे स्टॉक्स में यही है कि जहां पर मैंने आपको ये बताया कि भाई अगर यहाँ पर एग्रेसिवली खरीदा है तो यहाँ पर खरीदारी करने से बचिए। तो मेरा व्यू ये है कि मेरा कहना ये है कि ये नीचे जा सकता है तो वहाँ पर हम अच्छे क्वांटिटी पे वापस खरीदारी कर सकते हैं, या फिर अगर ये बुलिश होता है तो हम यहाँ पर अपर साइड पे एवरेजिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो एलएनटी में हमारा प्लान ये होना चाहिए कि बाई चांस ये स्टॉक नीचे जाता है तो नीचे के जोन पे हम लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं, और अगर आपने यहाँ पर बिल्कुल नहीं खरीदा है तो एक अच्छा प्राइस है जहाँ पर आप एंटर हो सकते हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।